हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत आपको 2011 से 2023 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें जो अभी चल रहा है आपका वह यूपीएससी 2023 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया गया है, जिसके अंतर्गत आपके 35 क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है विथ एनालिसिस के साथ में, और आगे के जो आपके 65 क्वेश्चन है उनको आपको एनालिसिस के साथ प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और आपको यह श्रृंखला के जो क्वेश्चन है वह आपको ईयर वाइज प्रोवाइड कराए जाएंगे। सबसे पहले 2023, फिर 22, 21, 20, इस तरीके से आपको 2011 तक के सभी प्रश्नों की श्रृंखला प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएंगे, साथ ही साथ उसके एनालिसिस को देखने के साथ अपनी तैयारी को और बेहतर करेंगे। क्योंकि कुछ की पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपको नहीं पता होते हैं या फिर बुक में नहीं मिल रहे होते हैं, तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे इसके जब आप विश्लेषण को पढ़ेंगे, इसके डिटेल्स एनालिसिस में देखेंगे, तो इस एनालिसिस के अंतर्गत आपके कई सारे जो डाउट है वो भी क्लियर होंगे और आपको पता भी चलेगा कि किस तरीके का यूपीएससी का पैटर्न रहा, कि 2011 में किस तरीके से पूछता था, 2012 में, और यूपीएससी ने लगातार इन 11-12 वर्षों में किस तरीके से अपने पैटर्न को बदला है। इस तरीके से अगर ये पैटर्न बदल रहा है तो आपका 2024 में किस तरीके का पैटर्न आएगा, तो इससे ही आप एक अनुमान लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। आप अभी तैयारी कर ही रहे होंगे। तैयारी करते करते आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाते हैं तो आपको कुछ की पॉइंट पता चलेंगे, जो की पॉइंट आप नोट भी कर सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे हर एक किस चीज़ को देखना, वीडियो देखना या फिर रिवाइज करना मुश्किल हो जाता है। तो आप अपना अभी एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं कि इससे जो भी की पॉइंट आपको मिल रहे हैं, जो भी आपने नहीं पढ़ा है या फिर उसको जानकारी नहीं है, तो आप डायरेक्ट ही इसको अपने एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते जाएंगे, उसमें लिखते जाएंगे। तो आप शुरू करते हैं। यह हमारा पार्ट सेकेंड है। पार्ट फर्स्ट आपका कंप्लीट कर ही दिया है। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, जिससे आप पार्ट फर्स्ट देख सकेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, और उसके साथ साथ जब आप इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं या फिर उसके उत्तर को देखते हैं तो आपको वो चीज़ें याद हो जाती हैं कि ये किस तरीके के क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर डिटेल में देख लेते हैं तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन बनता है 2024 में, अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन रिपीट होता है या बनता है तो आपसे इससे सॉल्व हो जाएगा। और आपको पहले ही बता दिया है कि आपको की पॉइंट वाइज नोट्स बना लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम के जब वो प्रेशर क्रिएट होता है कि अरे एग्ज़ाम है तो आपसे पढ़ाई नहीं हो पाती है, उस टाइम पे एग्ज़ाम प्रेशर में और उस तरीके का माहौल ही रहता है। तो उसमें आप अगर अपना खुद का बना हुआ नोट्स रिवाइज करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। आपका 36 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भारत में कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत हैं। तो आपको बताना है इसके अंतर्गत कि इल्मेनाइट किसके स्रोत हैं। तो ये आपके आते हैं टाइटेनियम के। चलिए तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि भारत में भारी खनिज संसाधनों से संपन्न जो मुख्य रूप से देश के तटीय हिस्से में पाए जाते हैं, मतलब जो भारी खनिज संसाधन से संपन्न जो रहते हैं वह देश के तटीय हिस्से में पाए जाते हैं। भारी खनिज रेत में 7 खनिज होते हैं, जैसे इल्मेनाइट हुआ, ल्यूकोसिन हुआ, जिसे ब्राउन इल्मेनाइट भी कहा जाता है, रूटाइल, जिरकॉन, सिल्मेनेनाइट, गार्नेट और मोनोजाइट का एक समूह होता है। और इल्मेनाइट और रूटाइल टाइटेनियम के 2 प्रमुख खनिज स्रोत होते हैं, तो इसके अंतर्गत आता है। तो आपको ये याद कर लेना है कि जो भारी खनिज रेत में 7 तरीके के खनिज होते हैं, कौन कौन से, इल्मेनाइट, ल्यूकोसिन, रूटाइल, जिरकॉन, सिलेमेनाइट, गार्नेट और मोनोजाइट होता है। तो इस तरीके के खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है, यह किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो ये जो आपका है वह कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो से उत्पादित किया जाता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो वर्तमान में कोबाल्ट का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है और वैश्विक उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी लगभग 70% है। ये आपके 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग है, क्योंकि ये 2023 में क्वेश्चन आया हुआ था। जब आपका एग्जाम होगा उसके कुछ दिन पहले आपको प्रत्येक डेटा को अपडेट करा दिया जाएगा। 1 महीने पहले का डेटा अपडेट करा दिया जाएगा कि कौन विश्व में प्रथम है,
किसका क्या अभी वैल्यू है, या फिर कौन सा खनिज और फसलों, हर किसी के बारे में आपको एक डेटा प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जो कि आपको की पॉइंट वाइज जो नोट्स बनाएंगे उसमें आपको उसको भी नोट डाउन कर लेना है, ताकि आपके अगर इस तरीके के सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपके उसमें सॉल्व हो जाए और आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है। तो कांगो बेसिन का कौन सा भाग है, इसका ऑप्शन ए सही होगा, कैमरून है। चलिए तो जान लेते हैं कि कांगो बेसिन के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। तो कांगो बेसिन के अंतर्गत आपके 6 देशों में इसका विस्तार है। पहला आता है कैमरून में, दूसरा मध्य अफ्रीकी गणराज्य में, तीसरा लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, चौथा जो आता है कांगो गणराज्य, पांचवा आता है भूमध्य रेखीय गिनी और गैबोन आता है। आपको पता ही होगा कि जो मुद्दा सुर्खियों में रहता है, मतलब कि एक साल के करंट अफेयर में जो जो इशू उठ रहे होते हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें ज्योग्राफी में भी पूछे जाते हैं, कि अगर 2023 में कांगो बेसिन चर्चा में रहा होगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, कैस्पियन सागर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ब्लैक सी जैसे अभी इजराइल का हुआ। तो जिस तरीके से वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो भी पॉइंट रहते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो आपको इसमें एक ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी प्रेजेंट में कौन सा मुद्दा है। तो आपने इसका एक पैटर्न देख लिया कि भाई इसमें इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है, तो जो अभी सुर्खियों में रहेंगे स्थल, तो उनके आपको भौगोलिक अवस्थिति को भी देख के पढ़ना है कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आया तो उसकी क्या, आप इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाता है लेटेस्ट जैसे इजराइल के संदर्भ में आया, तो इजराइल की सराउंडेड कंट्री कौन कौन सी हैं, इनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है। तो उसमें आपको ये याद करना है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा से पूछे जा रहे हैं यूपीएससी में। आप प्रीवियस ईयर और भी जो 2011 से, अभी तो 2023 का ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जब 2011 से 2023 तक के करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऐसे फैक्ट पता चलेंगे जो कि आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर है। दूसरा आता है कि बिली गिरिरंगन पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग है और शेषाचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग है। तो इसमें आपको बताना है कि आपके कितने कथन सही हैं। तो इसमें आपका कोई भी कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी है आपका। इसमें आता है कि अमरकंटक पहाड़ी अद्वितीय प्राकृतिक विरासत क्षेत्र है और विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का मिलन बिंदु है। बिली गिरिरंगन जो पहाड़ी है वह दक्षिण पूर्वी कर्नाटक में स्थित है। तो आपको याद कर लेना है कि अमरकंटक पहाड़ी आपकी कहाँ पर है, अद्वितीय प्राकृतिक विरासत क्षेत्र में हो, और यह विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं का एक मिलन बिंदु है। दूसरी आती है आपकी बिली गिरिरंगन पहाड़ी जो कि दक्षिण पूर्वी कर्नाटक में स्थित है, और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पूर्वी गुजरात में महाराष्ट्र एवं पूर्वी मध्य प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़ में समाप्त होती है। तो यही की भौगोलिक स्थिति है। शेषाचलम पहाड़ियाँ जो हैं वह दक्षिणी आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट का हिस्सा होती हैं, जबकि पश्चिमी घाट केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा एवं महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों तक के विस्तृत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि भारत में कनेक्टिविटी परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका क्वेश्चन दिया गया है कि स्वर्णित, मतलब कि पहला कथन दिया गया है आपका कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अधीन पूर्व पश्चिम गलियारा या कॉरिडोर डिब्रूगढ़ और सूरत को जोड़ता है। दूसरा कथन आपका आता है कि त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर में मोरेह को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड में चियांग माई से जोड़ता है। तीसरा आता है बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार आर्थिक गलियारा या कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के वाराणसी को चीन में कुनमिंग से जोड़ता है। तो आपको बताना है कि उपयुक्त में से आपके कौन से कथन सही हैं। तो इसमें आपके जो कथन दिए गए हैं वह कोई भी कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी आएगा। चलिए तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। पहला आता है कि जैसे पूर्व पश्चिम गलियारा जो है वह सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। तो आपको याद करना है कि या आपको याद ही होगा कि पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। दूसरा म्यांमार, थाईलैंड, भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग तीनों देशों को भारत के मोरेह से म्यांमार के में बागान के माध्यम से थाईलैंड में माई 7 को जोड़ता है। BCIM कॉरिडोर जो है वह 2800 किलोमीटर लंबा है, जो कोलकाता से पहले म्यांमार में मांडले और बांग्लादेश में ढाका जैसे प्रमुख शहरों से गुजरते हुए चीन के यूनान प्रांत में कुनमिंग को कोलकाता से जोड़ने का प्रस्ताव करता है। इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका जिसमें कथन 1 और 2 कथन दिए गए हैं। कथन पहला कहता है कि आधारिक संरचना निवेश न्यासों में जमा या डिपॉजिट से हुई ब्याज की आय जो अब उनके निवेशकों से वितरित की जाती है कर से छूट प्राप्त किंतु लाभांश कर योग्य है।
कथन दूसरा कहता है कि वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन इन एनवीआईटीज को ऋणी के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें आपका जो पहला कथन है वो आपका गलत है और दूसरा कथन आपका सही है। तो इसकी व्याख्या को देख लेती है कि ब्याज आय जो इनवेट आय अपनी अंतर्निहित एसपीवी से प्राप्त करती है और तथा यूनिट धारकों को हस्तांतरित करती है, उस पर कर लगाया जाता है। इनवाइट आय जो कि लाभांश प्रदान करता है और उस पर भी टैक्स लगाता है। ब्याज और लाभांश दोनों का आयकर स्लैब के अनुसार कर लगाया जाता है और यह वहाँ लागू होता है जहाँ इनवाइट आईटी ने अधिनियम की धारा 155 BAA के तहत कराधान के विकल्प को चुना है। INBI भी सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत उधारकर्ताओं के रूप में मान्यता प्राप्त है और सरफेसी अधिनियम और ऋण वसूली अधिनियम में संशोधन किया गया। अब इन कानूनों के तहत एक पुल निवेश को उधारकर्ता माना जा सकता है और इसका मतलब है कि इन्वेट आईटी या REIT द्वारा जारी सूचीबद्ध सुरक्षित ऋण प्रतिभूतियों हेतु एक डिवेंचर ट्रस्टी सरफेसी अधिनियम के तहत सुरक्षा और प्रवर्तन तंत्र का उपयोग कर सकता है। इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट आता है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला कहता है कि कोविड महामारी के बाद से हाल के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी। दूसरा कथन आता है कि आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार करने की सामर्थ्य है। इसके संदर्भ में आता है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो आपका इसमें ऑप्शन ए सही है क्योंकि कथन 1 और 2 सही भी और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं कि कोविड महामारी या विश्वमारी के बाद से हाल के विगत काल में विश्व भर में अनेकों केंद्रीय बैंकों ने महामारी के उपरांत की मुद्रास्फीति को रोकने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी। जैसे उदाहरण के लिए RBI की मौद्रिक नीति समिति ने मई 2022 में कई बार दरों में बढ़ोतरी कर चुकी है। केंद्रीय बैंक को आमतौर पर वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने का कार्य सौंपा गया है और केंद्रीय बैंक द्वारा आर्थिक उतार चढ़ाव का प्रबंधन करने और मूल्य स्थिरता प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि ऐसी संभावना कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन हो गए हैं। दूसरा कथन आता है कि कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्यों को हस्तांतरित कर देते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसके अंतर्गत आपका पहला कथन तो सही है, दूसरा कथन गलत है। तो ऑप्शन सी आपका होगा। व्याख्या को देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत आता है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध वर्षों से चल रहे प्रयासों से सबसे व्यापक उपकरणों में से एक बन चुका है और वर्ष 2021 के अंत तक इसे विश्व के 21% से अधिक उत्सर्जन हेतु कार्बन मूल्य के निर्धारण में किसी न किसी रूप में आवृत किया गया था, जो वर्ष 2020 में 15% था। कार्बन बाजारों को एक ऐसे वित्तीय तंत्र के सृजन हेतु डिजाइन किया गया है जिसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी को प्रोत्साहित किया जा सके। कार्बन बाजारों में विभिन्न कंपनियां या संगठन कार्बन क्रेडिट को खरीद या बेच सकते हैं। हालांकि कार्बन बाजार से कार्बन क्रेडिट की बिक्री के माध्यम से सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से कहना सही नहीं होगा। इसमें निजी क्षेत्र से सरकार को संसाधनों का हस्तांतरण होता है। इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक की निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि को बंधीकरण या स्टेरिलाइजेशन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए आता है खुला बाजार कार्यवाही का संचालन। ऑप्शन बी आता है निपटारा और भुगतान प्रणालियों की निगरानी। ऑप्शन सी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए ऋण एवं रोकड़ प्रबंधन। ऑप्शन डी आता है गैर बैंक वित्तीय संसाधनों के कार्यों का विनिमय। तो इसके अंतर्गत आपका जो ऑप्शन ए है वह सही है क्योंकि खुला बाजार कार्यवाही का संचालन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसकी उपयुक्त व्याख्या देख लेते हैं कि बंधकरण या स्टेरिलाइजेशन उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में प्रवेशित नवीन मुद्रा को प्रभावहीन करने हेतु बैंकिंग प्रणाली से मुद्रा का निर्गमन करते हैं। क्लासिकी बंधीकरण में केंद्रीय बैंक खुला बाजार कार्यवाही या खुला बाजार परिचालन जैसे मैट्रिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः RBI बंधीकरण के लिए बाजार स्थिरीकरण योजना को अपनाता है और बाजार स्थिरीकरण योजना वह योजना होती है जिसमें बड़ी पूंजी के प्रवाह से उत्पन्न अधिशेष तरलता को अल्प दिनांक के सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों की बिक्री के माध्यम से इसे कम किया जाता है। इसके संदर्भ में आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 45 नंबर का कि निम्नलिखित बाजारों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि सरकारी बॉन्ड बाजार, दूसरा शीघ्रावधि द्रव्य बाजार, तीसरा कोलपत्र बाजार, चौथा आता है स्टॉक बाजार। तो पूंजी बाजार में उपयुक्त कितने शामिल हैं? तो इसके अंतर्गत केवल 2 बाजार ही इसमें शामिल है। चलिए तो जान लेते हैं कौन कौन से ये 2 बाजार शामिल हैं। एक बाजार आता है सरकारी बॉन्ड बाजार, पूंजी बाजार का हिस्सा है, जो कि सही है। दूसरा आता है कि शीघ्रावधि द्रव्य या कॉल मनी दर वह दर होती है जिस पर धन को अल्पकालिक ऋण के रूप में लेकर बाजार में दिया जाता है। तो आपका दूसरा कथन गलत है। कोषपत्र या ट्रेजरी बिल सरकार द्वारा जारी अल्पकालिक ऋण प्रतिभूतियां जिनकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष होती है, इन्हें सबसे सुरक्षित प्रकार का द्रव्य बाजार साधन माना जाता है। तो इसके अंतर्गत आपका दूसरा और तीसरा कथन गलत है। पहला और चौथा सही है कि स्टॉक मार्केट पूंजी बाजार का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 46 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना का सर्वोत्तम उदाहरण है या सर्वोत्तम वर्णन करता है? ऑप्शन ए आता है कि युद्ध के कारण अपने देशों में बड़ी संख्या में विस्थापित लोगों का एक बड़ी खेती योग्य जमीन देकर, जिनमें वे सामूहिक खेती कर उपज को आपस में बांटते हैं, पुनः स्थापन करते हैं। ऑप्शन बी आता है कि किसी क्षेत्र की अनेक सीमांत कृषक अपने आप को समूह में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रियाओं में समकालन और संगति लाते हैं। ऑप्शन सी आता है आपका कि किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक मिलकर किसी निगमित निकाय के साथ संविदा कर अपनी जमीन पर उस निगमित निकाय को किसी नियत अवधि के लिए दे देते हैं, जिनके लिए वह निगमित निकाय कृषकों को एक सहमति राशि का भुगतान करता है। और ऑप्शन डी आपका है कि कोई कंपनी किसी क्षेत्र के कुछ संख्या में लघु कृषकों को ऋण, तकनीकी जानकारियां, सामग्री की निविष्टियां प्रदान करती है ताकि वे कंपनी का विनिर्माण प्रक्रिया और वाणिज्यिक उत्पादन के लिए उसकी ज़रूरतों में कृषि पण्य उत्पादन करें। तो इसके अंतर्गत आपका जो ऑप्शन बी है वह सही है, क्योंकि यह लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना को ऑप्शन बी ही फुलफिल करता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि लघु कृषक बड़े खेत या सेल्फ एक ऐसा कृषि मॉडल होता है जिसमें लाखों लघु एवं सीमांत किसानों की आपूर्ति श्रृंखला में होने वाली विसंगतियों एवं सौदेबाजी की शक्ति की कमी के कारण होने वाली क्षति को दूर करने के लिए लाया जाता है। यह मॉडल सहभागी और लचीला है, जिसमें तहत किसी क्षेत्र में अनेक सीमांत कृषक स्वयं को समूहों में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि कार्यों में समक्रमिक या समकालन और संगति लाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला दिया गया है कि भारत सरकार काले तिल, नाइजर, गुइजोटिया, एबिसिनिका के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत उपलब्ध कराता है। और दूसरा कथन दिया गया है कि काले तिल की खेती खरीफ की फसल के रूप में जानी जाती है। तीसरा आता है कि भारत के कुछ जनजातीय लोग काले तिल के बीजों का तेल भोजन पकाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आपको उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन सी सही होगा कि इसमें तीनों ही कथन सही हैं आपके। इसके अंतर्गत तीनों कथन सही हैं। तो चलिए इसके अंतर्गत और भी व्याख्या के देख लेते हैं कि भारत सरकार काले तिल, नाइजर या गुइजोटिया एबिसिनिका के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत प्रदान करता है और काले तिल की खेती खरीफ की फसल के रूप में प्रयोग की जाती है। और भारत में कुछ जनजातियां काले तिल के तेल का उपयोग खाना पकाने के लिए करती हैं और इसके साथ ही तेल निकालने के उपरांत पशुओं के चारे के लिए खल और मसालों के लिए रूप में इन बीजों का प्रयोग किया जाता है। तो इसके संदर्भ में उपरोक्त तीनों कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 48 नंबर का कि निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेशों पर विचार कीजिए। पहला आता है ब्रांड पहचान, दूसरा आता है माल सूची, तीसरा बौद्धिक संपदा, चौथा आता है ग्राहक की डाक सूची। तो उपयुक्त में से कितने अमूर्त निवेश माने जाते हैं? तो आपके इसमें 3 अमूर्त निवेश माने जाते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। जिन संपत्तियों को भौतिक रूप से स्पर्श नहीं किया जाता है उन्हें अमूर्त संपत्ति के रूप में जाना जाता है और वे प्रकृति में गैर भौतिक है और यह 1 वर्ष या उससे अधिक हेतु उपयोग किए जाते हैं। इसमें ब्रांड मूल्य, सद्भावना, बौद्धिक संपदा जैसे ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट आदि इसमें शामिल होते हैं। मूर्त संपत्ति वैसी संपत्ति होती है जिसमें भौतिक पदार्थ होता है और इसमें उदाहरणों में सूची, भवन, रोलिंग स्टॉक, निर्माण उपकरण या मशीनरी और कार्यालय फर्नीचर इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो इसके अंतर्गत ये आपकी व्याख्या हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से विचार कीजिए, आपको बताना है
ऑप्शन ए इसके अंतर्गत मतलब कि पहला कथन दिया गया है कि जननांकीय निष्पादन, दूसरा आपको दिया गया है वन और पारिस्थितिकी, तीसरा शासन सुधार, चौथा स्थिर सरकार, पांचवा कर एवं राजकोषीय प्रसार। तो समस्तर कर अवक्रमण के लिए 15वें वित्त आयोग ने उपयुक्त में से कितने को जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा निष्कर्ष के रूप में प्रयुक्त किया है? तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 ही हैं जिनको इसके अंतर्गत रखा गया है। चलिए तो देख लेते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। कि समस्तर कर अवक्रमण हेतु 15वें वित्त आयोग ने मानदंड निष्कर्ष के तौर पर इसे निम्नलिखित उपयोग किया है। पहला जनसंख्या, दूसरा क्षेत्रफल, तीसरा वन एवं पारिस्थितिकी, चौथा आय अंतराल, पांचवा कर एवं राजकोषीय प्रयास और छठा आता है जननांकीय निष्पादन इसके अंतर्गत आता है। और इसमें पॉपुलेशन के बेस पे दिखाया गया है, एक क्राइटेरिया दिखाया गया है कि आपकी कितनी वेट है उसके संदर्भ में इसको दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित संरचना क्षेत्रक पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है किफायती आवास, दूसरा सर्वसाधारण द्रुत परिवहन या मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, तीसरा आता है स्वास्थ्य देखभाल, चौथा आता है पुनर्नवीनीकरण ऊर्जा। तो इसके अंतर्गत आपका आता है कि उपयुक्त में से कितनों पर UNOPS आधारित संरचना नवाचार में धारणीय निवेश पहल या सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन अपने निवेश के लिए ध्यान केंद्रित करता है। तो इसमें केवल एक ही है जो ऑप्शन 1 होगा। व्याख्या को देख लेते हैं कि S3I ने राजस्थान में स्थित 250 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र में निवेश करने हेतु महत्वपूर्ण शेयरधारक समझौते पर हस्ताक्षर किए। S3I का लक्ष्य रणनीतिक और संस्थागत निवेशकों के साथ सहयोग करते हुए विकासशील देशों में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करना है, जो किफायती आवास, नवीनीकरण ऊर्जा और स्वास्थ्य के अपने अनिवार्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि होमगार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि होमगार्ड को होमगार्ड अधिनियम और केंद्र सरकार के नियमों के अधीन समुत्थापित किया जाता है। दूसरा आता है कि होमगार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस को सहायक बल के रूप में सेवा देने की है। तीसरा आता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा या तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए कुछ राज्यों में सीमा बिंग होमगार्ड बटालियन समुत्थापित की गई हैं। तो आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं। तो इसमें आपके सिर्फ 2 ही कथन सही हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। देख लेते इसकी व्याख्या को कि होमगार्ड या गृह संरक्षक दल एक स्वैच्छिक बल होते हैं जिन्हें भारत में सर्वप्रथम 1946 में नागरिक अशांति और सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की सहायता के लिए स्थापित किया गया था। इसके बाद स्वैच्छिक नागरिक बल की अवधारणा को कई राज्यों द्वारा अपनाया गया और वर्ष 1962 में चीन के आक्रमण के मद्देनजर केंद्र ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी कि वे अपने मौजूदा स्वैच्छिक संगठन को एक समान स्वैच्छिक बल में विलय करें, जिसे होमगार्ड के रूप में जाना जाता है। और होमगार्ड की स्थापना होमगार्ड अधिनियम तथा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नियमों के तहत की जाती है, ना कि केंद्र सरकार के नियमों के तहत। और होमगार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा स्थितियों के प्रबंधन में पृथ्वी के लिए पुलिस के लिए एक सहायक बल के रूप में सेवा करना, किसी भी प्रकार की आपात स्थिति जैसे हवाई हमले, आग लगना, चक्रवात, भूकंप, महामारी आदि में समुदाय की मदद करना है, आवश्यक सेवाओं को जारी रखने में मदद करना, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना तथा सुविध या कमजोर वर्गों की रक्षा में प्रशासन की सहायता करना, सामाजिक आर्थिक कल्याणकारी गतिविधियों में भाग लेना, नागरिक सुरक्षा कर्तव्यों का पालन करना है। बॉर्डर विंग होमगार्ड की 15 बटालियनों को सीमावर्ती राज्यों में स्थापित किया गया है, जिनमें 6 बटालियन पंजाब में और आपकी 4 बटालियन राजस्थान में, 2 बटालियन गुजरात में, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में एक बटालियन अंतर्राष्ट्रीय सीमा या तटीय क्षेत्रों में होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल के सहायक के रूप में कार्य करेगी। ये बाह्य आक्रमण के समय संवेदनशील क्षेत्र में VA या VPs पर संचार लाइनों की सुरक्षा प्रदान करेगी, इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, जिसमें कृत्य और कृत्य जिस अधिनियम के अधीन आता है उसके बारे में दिया गया है। पहला दिया गया है कि अनधिकृत रूप से पुलिस या सेना की वर्दी को पहनना, जो कि शासकीय गुप्तवाद अधिनियम 1923 के अंतर्गत दिया गया है। यदि किसी
पुलिस अधिकारी का या सैनिक अधिकारी के ड्यूटी में तैनात होने के दौरान जानबूझकर उन्हें गुमराह करना या अन्यथा उनके साथ हस्तक्षेप करना, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, बंदूक या तोपों से अनुष्ठानक्रमक गोला दागना जिससे अन्य लोगों की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जोखिम हो सकता हो, वह आयुध संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत दिया गया है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से युग में सम्मिलित है। इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि आपका पहला और तीसरा जो ऑप्शन है वो सही होगा। पहला और तीसरा आपका ये सही है, मतलब कि दो आपके सही है और दूसरा वाला गलत है। व्याख्या के संदर्भ में देखते हैं कि आधिकारिक शासकीय गुप्त बात अधिनियम पहली बार 1923 में अधिनियमित किया गया था, जिसे स्वतंत्रता के बाद भी बरकरार रखा गया था। सरकारी कर्मचारियों तथा नागरिकों पर लागू होने वाला यह कानूनी जासूसी देशद्रोह, राष्ट्र की अखंडता के लिए अन्य संभावित खतरों से निपटने हेतु रूपरेखा प्रदान करता है। यह कानूनी जासूसी, गुप्त जानकारी साझा करने, वर्दी का अनधिकृत उपयोग, धारा 6 के इस तहत सूचना बाधित करने, निषिद्ध या प्रतिबंधित क्षेत्रों में सशक्त बलों के साथ हस्तक्षेप करने आदि का दंडनीय अपराध के रूप में वर्णित करता है। इसके अंतर्गत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 4 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकता है। आधिकारिक शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 की धारा 7 के तहत किसी भी निषिद्ध स्थान के आसपास कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस अधिकारी, केंद्र के सशक्त बलों के किसी भी सदस्य जो निषिद्ध स्थान के संबंध में संतरी, गश्ती या अन्य सामान्य कर्तव्य को धारण करता है को जानबूझकर गुमराह या अन्यथा हस्तक्षेप या बाधा नहीं डालेगा। शस्त्र संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति शस्त्रों का उपयोग लापरवाही पूर्वक या जश्न मनाने के लिए करता है, जिससे मानव जीवन तथा दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा प्रभावित होती है, इससे उसे अल्पावधि के लिए दंडनीय कारावास दिया जा सकता है, जिसे बढ़ाकर 2 वर्ष तक किया जा सकता है और इसके साथ ही 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके संदर्भ में आता है। क्वेश्चन आता है आपका कि प्रायः सुर्खियों में उल्लेखित होने वाले क्षेत्रों और समाचारों में होने के कारण बताए गए। पहला आता है उत्तरी तिबू और इटुरी, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध, नागोर्नो काराबाख, मोजाम्बिक में उपलब्ध, खीरसान और जपोरिजिया, इजराइल और लेबनान के बीच का विवाद है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही है, क्योंकि इसमें कोई भी कथन आपका सही नहीं दिया गया। किबू और इटुरी कांगो गणराज्य से संबंधित है और कांगो गणराज्य और रवांडा के बीच 1994 में गृह युद्ध मतलब युद्ध शुरू हुआ था, जिसमें 8 लाख से अधिक रवांडा में तुत्सी और हुतस लोगों का नरसंहार कर दिया गया था। नागोर्नो काराबाख दक्षिणी पश्चिमी अजरबैजान का एक क्षेत्र है। इसको पूर्व अजरबैजान सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के स्वायत्त ओब्लास्ट प्रांत एवं स्वघोषित देश नागोर्नो काराबाख गणराज्य नाम से जाना जाता है, जिसकी स्वतंत्रता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। नागोर्नो काराबाख के स्वघोषित गणराज्य के सैनिक वर्तमान में से लगभग 2700 वर्ग मील या 7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं, जबकि पूर्व स्वायत्त क्षेत्र में लगभग 1700 वर्ग मील क्षेत्र शामिल है। खेरसान और जापोरिजिया यूक्रेन से संबंधित है, जो रूस एवं यूक्रेन के बीच विवादित क्षेत्र होते हैं। इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कथन दिया गया है। पहला कथन कहता है कि इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। दूसरा कथन कहता है कि अरब शांति पहल सऊदी अरब की मध्यस्थता से इजराइल और अरब लीग के बीच हस्ताक्षरित हुआ है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि कथन एक सही है, दूसरा कथन इसका गलत है। व्याख्या को देख लेते हैं कि मिस्र और जॉर्डन केवल 2 अरब देश हैं जिन्हें इजराइल के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध है। हालांकि सऊदी अरब और मोरक्को जैसे कुछ अन्य अरब देशों से कथित तौर पर इसके साथ वर्षों से बैक चैनल संचार किया है। दूसरा कथन के संदर्भ में देखा जाए कि यह 1970 से सऊदी अरब में मध्य पूर्व देशों और उनके तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच क्षेत्रीय समन्वय की नीति का प्रयोग किया था। अरब इजराइल मामलों में पिछले कुछ दशकों में सऊदी अरब ने जो विशेष स्थिति हासिल किया वह क्षेत्रीय समन्वयक के रूप में सऊदी की भूमिका को निर्दर्शाती है।
यह विश्लेषण 1980 के दशक में अरब दलों और इजराइल के बीच शांति के लिए सऊदी पहल से संबंधित है, जो वर्ष 1981 का द फहद प्लान, जिसने द फेज रिजोल्यूशन के मार्ग को प्रशस्त किया हुआ है, और 21वीं सदी की शुरुआत में द अब्दुल्लाह पहल, जिससे अरब शांति पहल 2002 से 2007 का मार्ग प्रशस्त किया है। हालांकि इजराइल ने आधिकारिक तौर पर इस पहल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, और कुछ पहलें भी हैं जो कि इस प्रकार है। पहली आती है आपकी अब्राहम एकॉर्ड, जो कि अब्राहम एकॉर्ड इजराइल और सऊदी अरब अरब देशों के बीच 26 वर्षों में पहला शांति समझौता है, जिसे 1994 में इजराइल और जॉर्डन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार यह समझौता पूरे अरब क्षेत्र में व्यापक शांति स्थापित करने के लिए एक नींव का काम करेगा। हालांकि इस समझौते में इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के संबंध में कोई बात नहीं की गई है। 13 अगस्त 2020 को इजराइल यूएई शांति समझौते की घोषणा के बाद 11 सितंबर को बहरीन इजराइल समझौते की भी घोषणा की गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अन्य अरब देशों में भी समझौते शामिल हैं। I2U2 पहल, जो कि दूसरी पहल है, इस पहल के अंतर्गत समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और परिवहन से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए I2U2 का गठन अक्टूबर 2021 में इजराइल और यूएई के बीच अब्राहम समझौते में किया गया था। उस समय इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन कहा जाता था, जिसे वेस्ट एशियन क्वाड कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका खेल पुरस्कारों के संदर्भ में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि के दौरान सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। आपको इसमें सही युग्म बताना है कि कौन किससे सुमेलित है। अर्जुन पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा जीवन काल की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार उन प्रतिष्ठित शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने सफलतापूर्वक खिलाड़ियों या टीमों को प्रशिक्षित किया है। और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो रिटायर्ड होने के बाद भी किए गए योगदान की सराहना करने के लिए दिया जाता है। तो इन कथनों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो आपके 2 ही कथन सही हैं। तो आप देख लेते हैं एक एक करके सभी पुरस्कार की डिटेल के बारे में कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। परिवर्तित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए की नगद राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है। यह 4 वर्ष की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र के शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 1961 में अर्जुन पुरस्कार की स्थापना की गई थी। यह विगत 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन के लिए इन्हें दिया जाता है। खेल प्रशिक्षण में उत्कृष्टता को सम्मानित करने हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना की गई थी और यह प्रशिक्षकों को निरंतर आधार पर उत्कृष्ट और मेधावी कार्य करने तथा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन में सक्षम बनाने के लिए दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार वर्ष 2009 में स्थापित किया गया था। यह कॉरपोरेट संस्थानों, जो कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में, खेल नियंत्रण बोर्डों, राज्यों और राज्य स्तर पर खेल निकायों सहित गैर सरकारी संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने खेल संवर्धन एवं विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट आता है कि 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पहली बार शतरंज ओलंपियाड भारत में आयोजित किया गया था। इसका आधिकारिक शुभंकर सथम्बी नाम दिया गया था। ओपन सेशन में जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी बेरा मैचिंग कप, और चौथा कथन दिया गया है कि महिला विभाग में जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी हैमिल्टन रसेल कप होती है। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? आपके 2 ही कथन सही हैं। तो ये आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो अभी जो लेटेस्ट में, मतलब कि 1 साल के करेंट अफेयर में जो भी खेल से संबंधित, क्योंकि खेल से पहले क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अभी के जो ट्रेंड में है खेल से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाने लगे हैं। तो आपका ये पैटर्न है इस तरीके का। तो आपको पढ़ने का एक तरीका इसमें पता चल जाएगा कि इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप खेल से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो आप इस तरीके से पढ़िए कि इसमें मतलब शुभंकर क्या है, यह कहाँ आयोजित हुआ है, कौन सी टीम ने जीता है, कौन सी टीम
कौन सा कप लाई है, तो इस तरीके का रहे, और कब इसकी स्थापना हुई थी, मतलब कहाँ पहली बार खेला गया था, कौन सी पहली ट्रॉफी किसको मिली थी। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं, उनको आपको पॉइंट आउट करके अपने एक नोट्स प्रिपेयर कर लेना है, उसमें करना है। तो एक मॉडल के तौर पर, एक क्वेश्चन के तौर पे आप देख सकते हो, क्योंकि ये करंट अफेयर तो 2022 का है, लेकिन अभी जो आएगा 2023-24 का आएगा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो आप एक क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, लेकिन इसका कोई वो नहीं है, लेकिन आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें आपके दो ही कथन सही है कि वर्ष 1957 में वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल में लंदन में आयोजित पहला आधिकारिक ओलंपियाड टूर्नामेंट ऑफ नेशंस के रूप में जाना जाता है, और वर्ष 2022 में शतरंज ओलंपियाड का आयोजन पहली बार शतरंज की जन्मस्थली भारत में किया गया था। यह 3 दशकों में पहली बार एशिया में आयोजित हुआ, और इसने भाग लेने वाले देशों में एवं टीमों की संख्या सबसे अधिक थी। साथ ही इसमें महिला वर्ग में सबसे अधिक महिला खिलाड़ियों ने भी भाग लिया हुआ है। इसके जो आधिकारिक शुभंकर रहा वह थम्बी था, और थम्बी का जो शब्द होता है छोटा भाई होता है। और ओपन सेशन विजेता टीम में हैमिल्टन रसेल का प्रदान किया गया, और इंग्लिश मैग्नेट फ्रेडरिक हैमिल्टन रसेल ने प्रथम ओलंपियाड जो कि लंदन में 2027 में हुआ था, उनको यह पुरस्कार पेश किया गया था। पहली महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप में सम्मान विजेता महिला टीम की ट्रॉफी कुबेरा मैंचिक कप के रूप में जाने जाता है। तो इसके संदर्भ में फुल डिटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि समाचारों से उल्लेखित संघर्ष का क्षेत्र दिया गया है, और जिन क्षेत्रों में इसकी अवस्थिति है उसके संदर्भ में है, जिसमें दिया गया है डोनबास सीरिया, काचिन इथोपिया, टिग्रे उत्तरी यमन। तो इसमें आपका जो उत्तर है वह ऑप्शन डी है, क्योंकि यह कोई भी एक दूसरे से सुमेलित नहीं है। डोनबास यूक्रेन के डोनेट्स बेसिन में स्थित है। यह दक्षिण पूर्वी यूरोप का एक बड़ा खनन और औद्योगिक क्षेत्र है, जो अपने कोयले के बृहद भंडार हेतु प्रसिद्ध है। डोनबास के औद्योगिक क्षेत्र में डोनेत्स्क और लुहांस्क के अधिकांश यूक्रेनी ओब्लास्टी प्रांत शामिल है। काचिन जिंगपा शब्द गाखियन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लाल पृथ्वी। यह ऊपरी इरावदी नदी की 2 शाखाओं की घाटियों में प्रभावशाली पारंपरिक शासकों का सबसे बड़ा संकेंद्रण है। काचिन लोग ज़्यादातर म्यांमार बर्मा के काचिन राज्य में पाए जाते हैं। साथ ही उत्तरी शान राज्य के कुछ क्षेत्रों में, नियो चीन के, यूनान के दक्षिण पश्चिम में तथा भारत के पूर्व उत्तर राज्यों में ये पाए जाते हैं। टिग्रे या टाइग्रे उत्तरी इथोपिया का ऐतिहासिक क्षेत्र भी है, इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल के वर्षों में चाड, चिली, माली, सूडान में निम्नलिखित में से किस एक कारण से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है, जो इन सभी देशों से संबंधित है। ऑप्शन ए दुर्लभ मृदा तत्वों से समृद्ध निक्षेपों की खोज, ऑप्शन बी चीनी सैन्य बेस की स्थापित करना, ऑप्शन सी सहारा मरुस्थल का दक्षिणाभिमुखी प्रसार, ऑप्शन डी आता है सफल तख्ता पलट का होना। तो ऑप्शन डी इसमें आपका सही उत्तर है कि अफ्रीकियों ने कुछ वर्षों में सैन्य तख्तापलट की श्रृंखला का अनुभव किया है, और हाल के अधिकांश सैन्य अधिग्रहण पश्चिम अफ्रीका में हुए हैं। हालांकि विश्व के अन्य क्षेत्रों में इसकी प्रवृत्ति के व्यापक प्रसार का भय बना हुआ है। पश्चिमी अफ्रीका में तख्तापलट की प्रवृत्ति चाड से शुरू होती है, वहीं माली में 18 महीनों के भीतर 2 सैन्य तख्तापलट हुए, जिसमें आखिरी तख्तापलट अगस्त 2020 में हुआ था। सूडान की सेना ने नागरिक प्रशासन के साथ अपने तनावपूर्ण सह-अस्तित्व को समाप्त करने हेतु वर्ष 2021 में तख्तापलट किया हुआ था, और 2021 में गिनी की सेना द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाना, निरंकुश अतिक्रमण, आर्थिक कुप्रबंधन, लोकतांत्रिक मानदंडों के पतन का परिणाम है, जो क्षेत्रीय संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों की उभरती हुई तख्तापलट प्रक्रिया का समाधान और संबोधित करने की अपर्याप्तता को उजागर करता है, और यही कारण है कि ये देश सफल तख्तापलट हेतु खबरों में रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित भारी उद्योगों पर विचार कीजिए। उर्वरक संयंत्र, तेल शोधक कारखाने, इस्पात संयंत्र। तो उपयुक्त में से कितने उद्योगों के बीकार्बनन में हरित हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो इसमें ये आपके तीनों ही उद्योग हैं जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। इसके अंतर्गत व्याख्या देख लेते हैं कि हरित हाइड्रोजन जो होता है वह हाइड्रोजन प्रमुख औद्योगिक ईंधन है, जिसके अमोनिया एक प्रमुख उर्वरक और स्टील, रिफाइनरी और विद्युत उत्पादन सहित विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग हैं। हालांकि इस प्रकार निर्मित सभी हाइड्रोजन को तथाकथित ब्लैक या ब्राउन हाइड्रोजन कहा जाता है, क्योंकि इनके उत्पादन में ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग किया जाता है।
लेकिन जब विद्युत धारा जल से गुजरती है तो यह इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से इसे मूल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में खंडित करती है। और यदि यह प्रक्रिया के लिए उपयोग की जाने वाली विद्युत का स्रोत पवन या सौर ऊर्जा जैसे नवीनीकरणीय स्रोत हैं तो इस प्रकार उत्पादित हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन कहा जाता है। हरित हाइड्रोजन के उत्पादन की आवश्यकता के संदर्भ में कि हरित हाइड्रोजन विशेष रूप से शून्य उत्सर्जन के साथ ऊर्जा की सबसे बड़ा स्रोत में से एक है। इसका उपयोग कारों के लिए ईंधन सेल के रूप में, उर्वरक और इस्पात के निर्माण जैसे अत्याधुनिक ऊर्जा खपत वाले उद्योगों में किया जाता है। हरित हाइड्रोजन वातावरण में CO2 के उत्पादन के बिना कच्चे तेल के डीसल्फ्राइजेशन में सहायता कर सकता है। इसलिए यह एक स्वच्छ ऑन साइट हरित हाइड्रोजन आपूर्ति प्रदान कर सकता है जो रिफाइनिंग प्रक्रिया को भी कार्बनीकृत करेगा और उत्सर्जन को कम करेगा। इसके संदर्भ में आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है G20 के बारे में। पहला दिया गया है कि G20 समूह मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व वित्तीय मुद्दों पर मंचों के रूप में की गई है। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है। तो इन कथनों में से कौन से कथन सही है? आपके दोनों ही कथन इसमें सत्य है, तो ऑप्शन सी सही होगा। इसकी स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा एक मंच के रूप में की गई थी। वर्ष 2007 से 2009 में वैश्विक आर्थिक वित्तीय संकट के कारण इसमें राज्यों या सरकारों के प्रमुखों को शामिल के रूप में अपग्रेड किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। इसकी शुरुआत में बड़े पैमाने पर व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था, लेकिन इसमें बाद में व्यापार, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन के साथ भ्रष्टाचार विरोधी पहलों को शामिल किया गया था। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के संदर्भ में कि यह कई साध्यों हेतु साझा साधन है। यह डिजिटल परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक है और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार करने में सहायक हो रहा है। अच्छी तरह से डिजाइन और कार्यान्वित होने के साथ यह देशों को उनकी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को प्राप्त करने और सतत विकास लक्ष्यों की गति देने में मदद कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर सामूहिक कार्यवाही के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ भागीदारी की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, A.L. लॉन्गहार्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और किस गतिविधि से जुड़े रहे हैं? तो ये पुरातात्विक उत्खनन से जुड़े रहे हैं। कि भारत में कार्य करने वाले ब्रिटिश पुरातत्वविद अलेक्जेंडर री को वर्ष 1903 से 4 में आदि चलनूर में 9000 से अधिक वस्तुओं के खजाने का पता लगाने हेतु जाना जाता है। A.N. लॉन्गहार्ट से चंद्रकेतुगढ़ बंगाल में खुदाई के जुड़े पुरातत्वविद रहे हैं। रॉबर्ट सेविल 1845 से 1925 में औपनिवेशिक भारत में मद्रास प्रेसिडेंसी में कलेक्टर और मजिस्ट्रेट थे। वे इतिहास के विद्वान थे, साथ ही तत्वाधीन पुरातात्विक विभाग के प्रभारी भी रहे थे। जेम्स बर्गेस के बारे में, जो कि 1872 में द इंडियन एंटीक्वरी के संस्थापक और 19वीं शताब्दी में भारत के महत्वपूर्ण पुरातत्वविद रहे हैं। वॉल्टर इलियट, जो कि भारत के स्कॉटिश सिविल सेवक, पुरातत्वविद, मुद्रा शास्त्री एवं कलेक्टर थे। उन्होंने वर्ष 1845 में अमरावती में खुदाई की और उनकी कुछ खुदाई से प्राप्त स्रोत आज भी सरकारी संग्रहालय मद्रास, चेन्नई में मौजूद है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, जिसमें स्थल और जिनके लिए जाना जाने के लिए लिखा है। बेशनगर शैव गुफा मंदिर, भाजक बौद्ध गुफा, शीतलवासन जैन गुफा मंदिर। तो आपको बताना है कि कितने इनमें से कौन सा युग में सही सुमेलित है। तो आपके 2 युग में सही सुमेलित है। चलिए तो व्याख्या को देख लेते हैं कि हेलिडोरस स्तंभ एक प्रस्तर स्तंभ होते हैं, जिसमें लगभग 113 ईस्वी पूर्व के मध्य भारत के बेशनगर, जो कि विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है, में स्थापित किया गया था। वैष्णव मत से प्रेरित होकर इस स्तंभ को हेलिडोरस द्वारा गरुड़ स्तंभ के रूप में संदर्भित किया गया था। भाजा गुफाएं 2री शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित भारत के पुणे शहर में स्थित 2 रॉक कट गुफाओं का एक समूह होता है। यह गुफाएं भाजा गांव के समीप 400 फीट ऊंचाई पर है। यह अरब सागर की ओर से आने वाले महत्वपूर्ण प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अधिसूचना संख्या 24071 द्वारा इस शिलालेख और गुफा मंदिर को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में संरक्षित किया गया है। यह महाराष्ट्र के प्रारंभिक बौद्ध शिक्षा केंद्र से संबंधित है। इन गुफाओं में बौद्ध धर्म की विशेषताओं से संबंधित कई स्तूप भी होते हैं।
शीतलवास गुफाओं के बारे में जो कि अलीवर कोयल में है, या तमिलनाडु के पुटुकोट्टई शहर में 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है और चट्टानों के काट कर बनाई गई ये प्रसिद्ध गुफाएं जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि कथन 1 और 2 है। कथन 1 कहता है कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया। कथन दूसरा कहता है कि 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत आपका जो ऑप्शन 1 दिया गया है, कथन 1 सही है, दूसरा कथन सही है और दोनों कथन दूसरा कथन 1 की सही व्याख्या करता है। तो इसमें आपका ये ही उत्तर है कि इसमें पहला और दूसरा कथन ही आपका सही है, जो कि एक दूसरे की उपयुक्त व्याख्या भी करता है। व्याख्या को जान लेते हैं कि हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करने वाला देश के सामाजिक विकास में हथकरघा उद्योग के महत्व के बारे में जागरूकता विकसित करने तथा हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन 1905 की स्मृति में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को नामित किया गया था और इसलिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और स्वदेशी आंदोलन के बीच गहरा संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत में राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कहता है कि भारत में राष्ट्रीय ध्वज एक मानक आमाप 600 मिलीमीटर × 400 मिलीमीटर है और ध्वज दूसरा कथन कहता है कि ध्वज की लंबाई और चौड़ाई या ऊंचाई का अनुपात 3:2 है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। तो आपका जो उत्तर है वह ऑप्शन डी है, क्योंकि इसमें पहला कथन तो आपका सही है लेकिन दूसरा कथन गलत है, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वह उस संदर्भ में नहीं होती बल्कि यह 3:2 के संदर्भ में होती है और राष्ट्रीय ध्वज का जो आकार है वह आयताकार है, इस तरीके से होता है। और इसमें ये राष्ट्रीय ध्वज के मानक आमाप के बारे में ये दिया गया है कि इस तरीके का एक मानक आमाप रहता है कि ध्वज को इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, तो उसके कारण आपका पहला तो सही नहीं है, दूसरा वाला कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 आता है कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। दूसरा कथन आता है कि 26 नवंबर को 1949 को भारत की संविधान सभा में भारत के संविधान को प्रारूप कर तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूपण समिति बनाई गई थी। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि आपके कौन कौन से कथन सही है। तो इसमें कथन 1 उसी तरीके का दिया गया है कथन 1 और 2 के संदर्भ में। तो आपका पहला कथन तो सही है लेकिन दूसरा कथन आपका गलत है। तो ऑप्शन सी सही होगा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1949 में भारतीय संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया, जो कि आगे चलकर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया, जिसने भारतीय संविधान के प्रारूप को तैयार किया हुआ था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारतीय संविधान के निर्माण की शुरुआत की और जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव भी पेश किया, जिसका उद्देश्य भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य के रूप में घोषित करना था और इनके संचालन हेतु एक संविधान का निर्माण करना था। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के कार्य का मार्गदर्शन करने हेतु सामान्य सिद्धांतों की स्थापना की गई और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को अपनाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कथन 1 और 2 दिए गए हैं। कथन 1 कहता है कि स्विट्जरलैंड मूल के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है और कथन दूसरा कहता है कि स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण निचय या रिजर्व है। तो आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आपका इसमें पहला वाला कथन आपका सही है और दूसरा कथन आपका गलत है। दूसरा गलत है, पहला आपका सही है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद प्रारंभ की। कथन 1 है। कथन दूसरा कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ यह दावा करते हैं कि वे इसके माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर है ऑप्शन सी है कि इसमें कथन 1 तो सही है, दूसरा कथन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें ये भी आपका करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। इसको स्किप कर लेते हैं।
अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यूरोपीय संघ का स्थिरता एवं समृद्धि समझौता स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ एक ऐसी संधि है जो पहला आता है कि यूरोपीय संघ के देशों के बजटी घाटे के स्तर को सीमित करती है। दूसरा, यूरोपीय संघ के देशों में अपनी आधिकारिक संरचना सुविधाओं को आपस में बांटकर सुकर बनाती है। तीसरा, यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी प्रौद्योगिकियों को आपस में बांटना सुकर बनाती है। तो इसके अंतर्गत जो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, तो इसके अंतर्गत आपका जो एक ही कथन इसमें सही दिया गया कि स्थिरता एवं समृद्धि समझौता एक राजनीतिक समझौता होता है जो यूरोपीय मौद्रिक संघ के सदस्य राज्यों के राजकोषीय घाटे तथा सार्वजनिक ऋण की सीमा को निर्धारित करते हैं। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य किसी सदस्य राज्य की गैर जिम्मेदार बजटीय नीतियों पूरे यूरो क्षेत्र की आर्थिक स्थिरता को असंतुलित होने से रोकने तथा EMU के अंतर्गत सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन को सुनिश्चित करता है। यूरोपीय संघ स्थिरता समृद्धि समझौता आधिकारिक यह आधारिक संरचना सुविधाओं और प्रौद्योगिकियों को साझा करने से संबंधित कोई प्रावधान नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि हाल ही में, ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है जिसको आप स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। और पहला बुल्गारिया, दूसरा चेक रिपब्लिक, तीसरा हंगरी, चौथा लातविया, पांचवा लिथुआनिया, छठा रोमानिया। तो उपयुक्त में से देशों की सीमाएं यूक्रेन की सीमा से सीमा साझा करती हैं। तो केवल 2 देश इसमें दिए गए हैं जो यूक्रेन की सीमा से सीमा साझा करते हैं। चलिए तो जान लेते हैं इसको मानचित्र के तौर पे। मानचित्र के अंतर्गत देखते हैं कि इसमें आपके हंगरी रोमानिया यूक्रेन के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये यूक्रेन के साथ सीमा साझा करने वाले आपके देशों को बताया गया है जो कि इसके आसपास में ये अवस्थिति को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए आता है आपका कि भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाला सूर्य तप कुल मात्रा पर ध्रुवों पर प्राप्त होने वाले सूर्य तप की मात्रा का लगभग 10 गुना है। ऑप्शन बी आता है कि अवरक्त किरणें सूर्य तप के लगभग 2/3 भाग है। ऑप्शन सी आता है कि अवरक्त तरंगें निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जलवाष्प द्वारा बृहत रूप से अवशोषित होती है। और ऑप्शन डी आता है कि अवरक्त तरंगें सौर विकिरण की विद्युत चुम्बकीय तरंगों के दृश्यमान स्पेक्ट्रम के भाग होते हैं। जो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के पहले व्याख्या देख लेते हैं कि पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकांश अंश लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में आता है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या छोटे रूप में सूर्यतप कहा जाता है। लघु तरंगदैर्घ्य वाले सौर विकिरण के लिए वायुमंडल अधिकांशतः पारदर्शी होता है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं और क्षोभमंडल में मौजूद जलवाष्प, ओजोन और अन्य अवरक्त विकिरणों को अवशोषित कर देती है। इसके संदर्भ में आता है। क्वेश्चन आता है आपका कि कथन एक कहता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। दूसरा कथन कहता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ को द्रुत अपघटन होता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपका पहला कथन गलत है, दूसरा कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्याख्या को देख लेते हैं कि सामान्यतः माना जाता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की मृदा ऊष्मा और नमी के कारण बहुत समृद्ध होती है, जबकि इसके विपरीत उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में मृदा समृद्ध नहीं होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के उच्च ताप और नमी के कारण मृदा में मृत कार्बन पदार्थ अन्य जलवायु की तुलना में अधिक तेजी से विकसित होते हैं और इस प्रकार इसके पोषक तत्व तेजी से अपघटित हो जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में वर्षा की उच्च मात्रा अन्य जलवायु की तुलना में मृदा से पोषक तत्वों में अधिक तेजी से निक्षालित कर दी जाती है। क्वेश्चन आता है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान विपर्यास शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। दूसरा कथन कहता है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ पर विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है। तो आपको बताना है कि इनमें से उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपके दोनों ही कथन सही हैं, जो कि कथन दूसरा पहले की व्याख्या भी कर रहा है कि विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो किसी पदार्थ द्वारा दी गई
ऊष्मा के अवशोषित या अस्वीकृत होने पर पदार्थ के तापमान में परिवर्तन को निर्धारित करता है। जल में भूपृष्ठ की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक ऊर्जा क्षमता होती है, यानी जल के तापमान को बढ़ाने हेतु बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और यही कारण है कि जल का तापमान परिवर्तन धीमी गति से होता है। भारत और उत्तरी यूरोप जैसे अपेक्षाकृत अच्छी तरह से परिभाषित मौसम वाले स्थानों हेतु एक ऐसी स्थितियों में तात्पर्य बसंत ऋतु के अंत या शुरुआती गर्मियों और शरद ऋतु के अंत या शुरुआती सर्दियों के दौरान जल एवं भूपृष्ठ के तापमान में बड़े अंतर से होता है। तो इस तरीके से ये दोनों कथन सही हैं, जो कि एक दूसरे की व्याख्या सही व्याख्या है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि भूकंप लेखी में एस तरंगों में से पूर्व पी तरंगें अभिलेखित की जाती हैं। दूसरा आता है कि पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि एस तरंगों में कण तरंग प्रसार की दिशा में समकोणीय ऊपर नीचे कंपन करते हैं। तो इसमें आपका जो उत्तर है ऑप्शन सी है, इसमें दोनों ही कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखने के पहले व्याख्या देख लेते हैं कि भूकंप के दौरान 2 मुख्य कंपन तरंगें पृथ्वी से होकर गुजरती हैं। पहली तो होती है आपकी प्राथमिक तरंगें, और जो कि सबसे तेज से गमन करती है और सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले दर्ज होती है। द्वितीयक तरंगें या एस पी तुलना में धीमी गति से गमन करती हैं, वो द्वितीयक तरंगें होती हैं। एस तरंगों का आयाम पी तरंगों की तुलना में अधिक होता है, इसलिए इन दोनों को सिस्मोग्राफ पर आसानी से दर्ज किया जा सकता है। फिर आती है आपकी पी तरंगों को संपीड़ित या अनुदैर्घ्य तरंग भी कहा जाता है। ये तरंगें ध्वनि की सतह को आगे और पीछे की ओर कंपित करते हुए गमन करती हैं। इसमें कंपन से कण गति प्रसार इसकी गमन की दिशा के समानांतर होता है और इस तरह से तुरंग गुजरने के बाद पदार्थ अपने मूल अवस्था में आ जाता है। और भूकंप में एस तरंगें अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण होती है। अनुप्रस्थ तरंगों में कंपन से पृथ्वी के कणों का विस्थापन तरंग के प्रसार की दिशा में लंबवत होता है और जैसे ही तरंग गुजरती है वह ऊपर और नीचे की ओर दोलन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि उनमें किसी में भी समुद्र जल का उपयोग नहीं होता है। दूसरा आता है कि उनमें से कोई भी जल संकट वाले जिले में स्थापित नहीं है। तीसरा आता है कि इनमें से कोई भी निजी स्वामित्व की नहीं है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसकी ये देख लेते हैं। इसमें जो चित्र बताया गया है, इसमें कोयला आधारित विद्युत सागरीय जल के उपयोग को बताया गया है, जो कि सही नहीं है। आपका जो उसमें पहला कथन दिया गया है उस तरीके से सही नहीं है। तो इस तरीके से एक डेटाबेस को दिखाया गया है। और जो आपका दूसरा वाला है, जिसमें जो आपका दूसरा कथन भी सही नहीं और तीसरा वाला भी सही नहीं, क्योंकि इसमें अडानी पावर की जो क्षमता दिखाई गई है वह सबसे बड़ा निजी ताप शक्ति उत्पादक है। तो इसमें जो तीनों कथन है आपके सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बॉलबेचिया पद्धति के बारे में, जो इसका भी निम्नलिखित में से किस एक का संदर्भ में उल्लेख करती है। तो यह मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों से प्रसार को नियंत्रित करती है, जिसे बॉलबेचिया पद्धति कहा जाता है। बॉलबेचिया पद्धति कुछ मच्छरों सहित लगभग 60 कीट प्रजातियों की मौजूद प्राकृतिक बैक्टीरिया है। बॉलबेचिया बैक्टीरिया लोगों द्वारा जानवरों या उदाहरणों के लिए मछली, पक्षी, पालतू जानवरों को संक्रमित नहीं कर सकता है। कई सालों से वैज्ञानिक बॉलबेचिया का अध्ययन कर रहे हैं और यह मानव से संक्रमित वायरस फैलाने वाले मच्छरों को संभावित रूप से नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग करने के तरीकों की तलाश भी कर रहे हैं। बॉलबेचिया विधि से संबंधित विश्व मच्छर कार्यक्रम के बारे में जाने। यह कार्यक्रम WMPs के फील्ड टीम है। नर मादा एडीज इजिप्टी मच्छरों को बॉलबेचिया के साथ कई सप्ताह तक वातावरण में प्रसारित करती हैं। ये मच्छर तब प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मच्छरों के साथ प्रजनन करते हैं। इसके साथ ही बॉलबेचिया वाले मच्छरों को प्रतिशत उच्च बना रहता है। बॉलबेचिया वाले मच्छरों द्वारा लोगों में वायरस को प्रसारित करने की क्षमता होती है, जिससे जीका, डेंगू, चिकनगुनिया का खतरा कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। पहली दी गई है कि बड़े पैमाने पर बारीक पिसी हुई बेसाल्ट सेल खेतों में बिछाना है। दूसरा, चूना मिलाकर महासागरों की क्षारीयता बढ़ाना।
तीसरा, विभिन्न उद्योगों द्वारा निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का अधिग्रहण कर उसे कार्बोनिकीकृत जल के रूप में परित्यक्त भूमिगत खानों के अंदर पंप करना है। तो उपयुक्त गतिविधियों में से कितने कार्बन और अभिग्रहण और विभक्ति भवन या सिक्वेस्ट्रेशन के लिए प्रायः विचार और चर्चा में लाई जाती है? तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन सी है, क्योंकि इसमें तीनों ही आपके सही है कि कार्बन विभक्ति भवन जो कि सिक्वेस्ट्रेशन एक प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों प्रक्रिया होती जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को पृथ्वी के वायुमंडल से अवशोषित कर लिया जाता है एवं पुनः तरल एवं ठोस रूप में संग्रहित किया जाता है। दूसरी आती है आपकी ग्राउंड बेसाल्ट, जो कि बारीक पिसी हुई बेसाल्ट सेल का उपयोग शुरुआती 30 के दशक में खनिज उर्वरक के रूप में किया जाता है। ग्राउंड बेसाल्ट वातावरण और मृदा के छिद्रों में CO2 को कैप्चर करता है, जिससे मृदा का pH बढ़ता है और यह प्रक्रिया महासागरीय अम्लीकरण को कम करती है। अंतः स्पंदन दर के आधार पर एक वेस्टर्न बेसाल्ट 0.153 से 0.165 तक टन CO2 ग्रहण करता है। कृषि उर्वरक में डाला गया ग्राउंड बेसाल्ट वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, मृदा का pH बढ़ाता है, महासागरीय अम्लीकरण कम करता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लोह एवं फास्फोरस जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है। महासागर प्रतिवर्ष मानवीय गतिविधियों के माध्यम से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 25% अवशोषित करता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हुए जो संभवतः समुद्र की रासायनिकी को परिवर्तित करे से और अधिक अम्लीय बना देता है, जो कि कार्बन महासागरों को अम्लीय बनाता है। महासागरों की बढ़ती क्षारीयता कार्बन प्रच्छादन में भी मदद करता है। कार्बन अभिग्रहण और विभक्ति भवन गतिविधियों में कार्बन डाइऑक्साइड को पहले औद्योगिक उत्सर्जन में निहित अन्य गैसों से अलग किया जाता है। इसके बाद इसे संपीड़ित किया जाता है एवं एक ऐसे स्थान पर ले जाया जाता है जो दीर्घकालिक भंडारण के लिए वातावरण से अलग होता है। उपर्युक्त भंडारण स्थानों में भूगर्भिक संरचनाएं जैसे कि परित्यक्त भूमिगत खाने, तलछटी चट्टानों जिनके छिद्र स्थान घुलित लवणों की उच्च सांद्रता वाले जल से संतृप्त होते हैं, अनुपयोगी तेल एवं गैस कुएं, गहरे समुद्र आदि इसमें शामिल होते हैं। एरिजियन मेटाजेनोमिक्स निम्नलिखित में से किस स्थिति को सबसे सही निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन ए आता है किसी पर्यावास में वायु में DNA प्रतिदर्शों को बारे में एकत्र करना। दूसरा आता है ऑप्शन बी किसी पर्यावास के पक्षी जातियों की आनुवांशिक रचना को समझना। ऑप्शन सी गतिशील प्राणियों में रुधिर प्रतिदर्श लेने के लिए वायु वाहित युक्तियों का प्रयोग करना। और ऑप्शन डी आता है कि भूमिगत तो जल निकायों से पादप और जंतु प्रतिदर्श एकत्र करने के लिए अगम्य क्षेत्रों में ड्रोन भेजना है। तो इसके अंतर्गत आपका जो ऑप्शन ए है वह सही होगा। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि मेटाजेनोमिक्स का आशय सभी जीवों जैसे आमतौर पर रोगाणुओं में काफ़ी मात्रा में पृथक किए गए संपूर्ण न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों की संरचना और कार्य का अध्ययन करना है। ये मेटाजेनोमिक्स का उपयोग अक्सर सूक्ष्म जीवों के विशिष्ट समुदाय का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत कि एरियन मेटाजेनोमिक्स एक ऐसी वैज्ञानिक क्षेत्र होता है जिसमें वायुमंडल में मौजूद आनुवांशिक पदार्थों विशेष रूप से पर्यावास में निलंबित के DNA और RNA का अध्ययन करना शामिल होता है। आउटडोर वायु, इंडोर वायु और वायुजनित कणों जैसे विभिन्न वातावरणों में एकत्र किए गए वायु के नमूने पर पाए जाने वाले माइक्रोबियल जीवों और माइक्रोबायोल के विश्लेषण को केंद्रित करता है। नेक्स्ट आता है माइक्रो सैटेलाइट DNA, जो कि निम्नलिखित में से किस मामले में प्रयोग किए जाते हैं? ऑप्शन ए आता है प्राणी जात की विभिन्न जातियों के बीच विकासपरक संबंधों का अध्ययन करने में। ऑप्शन बी स्टेम कोशिकाओं को विविध कार्यात्मक ऊतकों में रूपांतरित होने के लिए उद्दीपित करना। ऑप्शन सी उद्यान किसी के पादपों के कॉलोनी प्रसार को संवर्धित करना। और ऑप्शन डी आता है कि किसी समष्टि में श्रृंखलाबद्ध औषध परीक्षण कर औषधों को प्रभावकारिता का आकलन करना है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए और डी दोनों ही सही है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि माइक्रोसैटेलाइट जीनोमिक्स से संबंधित होते हैं, जो कि DNA के एक छोटे खंड को संदर्भित करता है। आमतौर पर लंबाई में 1 या 6 अधिक क्षार युग्म बेस पेयर जिनका एक विशेष जीनोमिक स्थान पर कई बार अनुक्रमण होता है। ये DNA अनुक्रमण आमतौर पर गैर कोरोडेड होते हैं। ये रोग की व्यापकता, दुर्लभ लोगों से संबंधित नए जीवों की खोज, उन्नत नैदानिक विधियों और इन बीमारियों के लिए नवीन औषधियों के विकास को मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करने में उपयोगी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जननी सुरक्षा योजना के संबंध में। पहला कथन कहता है कि यह राज्यों के स्वास्थ्य विभागों की एक सुरक्षित मातृत्व की योजना है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं से मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को कमी लाना है और इसका लक्ष्य गरीब गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य केंद्रों के प्रसव को बढ़ावा देना है और इसका उद्देश्य 1 वर्ष की आयु तक बीमार बच्चों के लोक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। तो इसके अंतर्गत ये 4 कथन दिए गए हैं, तो इसमें आपके 2 ही कथन सही है। चलिए तो जान लेते हैं इसकी व्याख्या के तहत कि कौन कौन से 2 कथन सही है। कि जननी सुरक्षा योजना आपकी 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई थी, जिसे सभी राज्यों में एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है, जिसमें क्रम प्रदर्शन करने वाले राज्यों पर विशेष जोर दिया है। यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत एक सुरक्षित मातृत्व योजना है, जिस कारण से आपका पहला कथन सही नहीं है। दूसरा दिया गया है इसमें कि गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से लागू किया जाता है। इसके अंतर्गत आपका दूसरा तीसरा कथन सही है, पहला चौथा गलत है। चौथा कथन किस कारण से गलत है कि इसमें 1 वर्ष तक भीतर वर्ष के बीमार शिशुओं को लोक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना योजना का उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत की जा रही व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि इसमें स्कूल जाने से पूर्व प्री स्कूल बच्चों में किशोरों और गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक कैल्शियम पूरकता प्रदान की जाती है। दूसरा आता है कि इसमें शिशु जन्म के समय देरी से रज्जु बंद करने के लिए अभियान चलाया जाता है। तीसरा आता है कि इसमें बच्चों और किशोरों की निर्धारित अवधियों को कृमि मुक्ति की जाती है। चौथा आता है कि इसमें मलेरिया हीमोग्लोबिनोपैथी के अंतर्गत और फ्लोरोसिस पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थानिक बस्तियों के एनीमिया के गैर पोषण कारणों की ओर ध्यान दिलाना शामिल है। तो प्रयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। तो अब देख लेते हैं कि इसकी व्याख्या को कि एनीमिया रक्ताल्पता मुक्त भारत के हस्तक्षेप, जिसमें रोगाणुरोधी कैल्शियम पूरकता नहीं बल्कि प्रोफिलैक्टिक आयरन और फोलिक एसिड पूरकता बच्चों, किशोरों एवं प्रजनन आयु की महिलाओं, गर्भवती महिलाओं को एनीमिया के बावजूद प्रदान की जाती है। शिशु और छोटे बच्चों को उपहार आहार 6 महीने और उससे अधिक उम्र के बच्चों हेतु पर्याप्त एवं आयु उपयुक्त पूरक खाद्य पदार्थ प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है। अपने आहार में विविधता लाकर भोजन की मात्रा एवं आवृत्ति में वृद्धि करना, साथ ही खाद्य पदार्थों जिसमें आयरन युक्त, प्रोटीन युक्त तथा विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ाना है। सभी स्वास्थ्य सुविधाओं के जन्मों में विलंबित कार्ड क्लिपिंग के रक्त के प्रवाह को रोकना को बढ़ावा देना, इसके साथ ही प्रसव के 1 घंटे के भीतर प्रारंभिक स्तनपान कराने पर जोर देना है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक 1 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों हेतु द्विवार्षिक सामूहिक कृमि नियंत्रण कार्यक्रम किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ हिस्से में एनीमिया मुक्त भारत के गर्भवती महिलाओं, प्रजनन आयु की महिलाओं हेतु कृमिनाशक दवा भी शामिल होती है। मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी और फ्लोरोसिस पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थानिक क्षेत्रों में एनीमिया के गैर पोषण संबंधी कारकों को उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 83 नंबर का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपका कहता है कि ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के विनिर्माण हेतु कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल होता है। दूसरा आता है कि कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने पर पुनर्चक्रित किए जाते हैं। तो प्रयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, तो आपका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि इसमें पहला ही कथन आपका सही है। कार्बन फाइबर के बारे में जानें कि कार्बन फाइबर दीर्घ श्रृंखला बनाने हेतु एक साथ बंधे कार्बन परमाणुओं के बने होते हैं। ये फाइबर बेहद मजबूत, हल्के, कठोर होते हैं, बेहद कठोर, मजबूत और हल्के होते हैं, जिनका उत्कृष्ट निर्माण सामग्री बनाने की कई प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत आता है कार्बन फाइबर जो होते हैं वह पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और इनका दीर्घ जीवन चक्र होता है। हालांकि स्टील की तुलना में कार्बन फाइबर इनके निर्माण में लगभग 14 गुना अधिक ऊर्जा की खपत करते हैं। अतः इस महत्वपूर्ण ऊर्जा गहनता के कारण ग्रीन हाउस गैस का भारी उत्सर्जन होता है, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर औद्योगिक अनुप्रयोगों में इस सामग्री की मांग की आपूर्ति हेतु इस पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने हेतु पुनर्चक्रण सबसे बड़े समाधानों में से एक हो सकता है। इसके अंतर्गत आता है
जो कि वर्तमान में कार्बन फाइबर, अपशिष्ट एवं अन्य फाइबर कंपोजिट को 4 प्रकार की तकनीकों के उपयोग करके पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि 84 नंबर का है कि पहला कथन निम्न कथनों पर विचार करने के लिए दिया गया है। पहला कथन दिया गया है कि कार क्रैश या टक्कर का जैसे एयरबैग लगभग तुरंत फैल जाते हैं, पता लगाना। दूसरा आता है कि लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर पड़ने का जिससे हाई ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है, पता लगाना। तीसरा आता है स्मार्टफोन के झुकाव का जैसे पोर्ट्रेट या लैंडस्केप मोड के बीच प्रदर्शन या डिस्प्ले घूम जाता है, पता लगाना। तो उपयुक्त में से कितनी क्रियाओं जो कि त्वरणमापी एक्सकिलोमीटर के प्रकार के लिए आवश्यकता है, तो इसके संदर्भ में आपको बताना है। तो इसमें सभी 3 हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। तीनों ही सही हैं कि त्वरणमापी के कार्य के अंतर्गत देखा जाए तो त्वरणमापी उन संकेतों का पता लगाते हैं जिनका उपयोग वाहन दुर्घटना या टक्कर की पहचान करने हेतु किया जाता है। त्वरणमापी का अनुप्रयोग अकादमिक और उपभोक्ता चालित दोनों तरह के कई क्षेत्रों में किया जाता है। उदाहरण के लिए लैपटॉप में त्वरणमापी हाई ड्राइव को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। यदि उपयोग के दौरान लैपटॉप अचानक गिर जाता है तो त्वरणमापी अचानक फ्री फॉल का पता लगा लेगा एवं हार्ड ड्राइव प्लेटर में रीडिंग हेड्स से टकराने के बचने हेतु तत्काल हार्ड ड्राइव को बंद कर देगा। त्वरणमापी उपयोगकर्ता को किसी वस्तु के परिवेश को बेहतर ढंग से समझने की अनुमति प्रदान करता है। जैसे उदाहरण के लिए स्मार्टफोन अपने डिस्प्ले को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड में व्यवस्थित करता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उपयोगकर्ता फोन को किस प्रकार झुकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पुनर्संचरणशील एक्वाकल्चर प्रणाली में जैव निस्यंदकों या बायोफिल्टर की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि जैव निस्यंदक बिना खाए हुए मत्स्य चारे को हटाकर अपशिष्ट उपचार प्रदान करते हैं। दूसरा आता है कि जैव निस्यंदक मत्स्य अपशिष्ट में विद्यमान अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देता है। तीसरा आता है कि जैव निस्यंदक जल में मत्स्य के लिए पोषक तत्व के रूप में फास्फोरस को बढ़ाते हैं। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो इसके अंतर्गत आपके केवल 2 कथन सही हैं कि पुनर्चक्रणशील एक्वाकल्चर प्रणाली में जैव निस्यंदकों या बायोफिल्टर की भूमिका के संदर्भ में देखा जाए तो RAS बायोफिल्टर मत्स्य प्रोटीन अपचय और ऑक्सीकरण प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्पादों को हटाने का कार्य करते हैं। RAS सामान्यतः मत्स्य प्रोटीन अपचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पादित अमोनिया के स्तर को नियंत्रित करने हेतु बायोफिल्टर का उपयोग करते हैं। बायोफिल्टर के उपयोग के माध्यम से एक्वेरियम प्रणाली अमोनिया को हटा दिया जाता है। बायोफिल्टर एक आधा स्तर प्रदान करता है जिस पर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वृद्धि करते हैं। ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अमोनिया का सेवन करते हैं एवं नाइट्राइट का उत्पादन करते हैं, जो मत्स्य के लिए भी फैसला होता है। बायोफिल्टर में अन्य नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रेट का उपभोग करते हो, नाइट्रेट का उत्पादन भी करते हैं। बायोफिल्टर सिस्टम संश्लिष्ट जल में नाइट्राइट, नाइट्रेट, फास्फोरस और अमोनिया आयनों की सांद्रता को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंतरिक्ष में पिंड और वर्णन दिया गया है जिसमें सेफीड अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल होते हैं। निहारिका तारे जो आवर्ती रूप से जलते बुझते हैं। पल्सर न्यूट्रॉन तारे जो तब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन खत्म हो जाते हो और उनका निपात हो जाता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही है। तो इसमें आपके कोई भी कथन सही नहीं है। व्याख्या को देख लेते हैं कि सेफिड्स जिन्हें सेफिड वेरिएबल्स भी कहा जाता है, ऐसे तारे होते हैं जो समय समय पर तीव्र एवं मंद रूप में प्रकाशित होते हैं। इस विशेषता के कारण इन्हें लाखों प्रकाश वर्ष दूर ब्रह्मांडीय मानदंड के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित देशों में किस एक के पास अपनी उपग्रह मार्ग निर्देशन या नेविगेशन प्रणाली है? तो आपकी जापान के पास ये प्रणाली है। चलिए तो जान लेते हैं कि विश्व में संचालित मार्ग निर्देशन या नेविगेशन प्रणालियों के बारे में। जैसे अमेरिका की GPS, रूस की ग्लोनास, यूरोपीय संघ की गैलीलियो, चीन की वाइडू, भारत की नाविक और जापान की QZSS में यह प्रणाली आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में आधुनिक चाल पर प्रदानोदित होती है, जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान के आरंभिक चरण में रॉकेट संचालित होती है।
अग्नि 5 मध्यम दूरी की पराध्वनिक क्रूज मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस ठोस ईंधन चालित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल होती है। तो आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपके दोनों ही कथन सही नहीं है, ना तो आपका पहला कथन सही है, ना तो आपका दूसरा कथन सही है। चलिए तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि क्रूज मिसाइलें अपनी पूरी उड़ान में अवधुनिक चाल पर प्रधार नोदित होती हैं, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल केवल उड़ान के प्रारंभिक चरण में रॉकेट संचालित होती है, जिसके बाद ये लक्ष्य के लिए एक आर्किंग प्रक्षेप वक्र का अनुसरण भी करती है। अग्नि 5 भारत की लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल होती है, जो 5000 किलोमीटर दूर के लक्ष्य को सटीकता से भेज सकती है। ब्रह्मोस एक पराध्वनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे संयुक्त रूसी भारतीय ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारा प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि स्वर्ण खनन गतिविधि विश्व में पारा प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। दूसरा आता है कि कोयला आधारित ऊष्मीय संयंत्र थर्मल पावर प्लांट से पारा प्रदूषण कर होता है। तीसरा आता है कि पारा के संपर्क में आने का कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर नहीं है। तो आपको बताना है कि इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपका सभी तीनों कथन ही सत्य है। तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि स्वर्ण खनन के आसपास जल के संसाधनों का विनाशकारी प्रभाव पड़ता है कि स्वर्ण खनन विषाक्त अवशेषों के 3 दर्जन से अधिक खतरनाक रसायन होते हैं। आर्सेनिक, लैंड, पारा, पेट्रोलियम उपोत्पाद, अम्ल और साइनाइड आते हैं। अधिकांश पारा प्रदूषण कोयले से चलने वाले ताप विद्युत संयंत्रों और अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। पारा उत्सर्जन के लिए कोयला आधारित ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों का योगदान कोयले के दहन में कुल उत्सर्जन का 70.7% होता है। तीव्र या जीर्ण पारा जोखिम विकास की किसी भी अवधि के दौरान प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, और पारा एक अत्यधिक विषैला तत्व होता है जो कि पारे के संपर्क में आने का कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर नहीं होता है। नेक्स्ट आता है आपका कि हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है इसके अंतर्गत कि इसे हाइड्रोजन दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दूसरा आता है कि इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलकर ताप या शक्ति उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा आता है कि इसे वाहन चालन के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बताना है कि उपयुक्त में से कितने कथन सही है। तो इसके अंतर्गत जो आपके उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसमें आपके तीनों ही कथन सत्य है। चलिए तो इसकी उपयुक्त व्याख्या को देख लेते हैं कि हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में कि हरित हाइड्रोजन को अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे कि सौर या पवन ऊर्जा का उपयोग करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है। आंतरिक दहन के लिए हरित हाइड्रोजन का सीधे उपयोग किया जा सकता है, हालांकि उसका उपयोग आंतरिक दहन इंजन में इसके कुछ परिवर्तनों के साथ किया जाता है। स्वच्छ माध्यमों से उत्पादित हाइड्रोजन को प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों में इंजेक्ट किया जा सकता है। परिणाम मिश्रणों का उपयोग केवल प्राकृतिक गैस का उपयोग करने से होने वाले उत्सर्जन की तुलना में कम उत्सर्जन द्वारा ऊष्मा एवं विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग 2 प्रकार के वाहनों में किया जाता है, जैसे आंतरिक दहन इंजन और ईंधन सेल में। उदाहरण के लिए जर्मनी की हाइड्रोजन में चलने वाली पैसेंजर ट्रेन होती है। 91 नंबर का क्वेश्चन कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम विकास MSME अधिनियम 2006 के अनुसार जिनके संयंत्र और मशीनें निवेश 15 करोड़ रुपए से 25 करोड़ के बीच होती है वे मध्यम उद्यम है। दूसरा आता है कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों को दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन आते हैं। तो आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपका जो पहला कथन है वह सत्य है, दूसरा गलत है। तो व्याख्या को देख लेते हैं कि सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यमों की जो नई परिभाषा मानदंड को 1 जुलाई 2020 से लागू किया गया था। सूक्ष्म विनिर्माण और सेवा इकाइयों की परिभाषा में परिवर्तन कर निवेश की सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए एवं टर्नओवर की सीमा को 5 करोड़ रुपए कर दी गई थी। लघु इकाई की निवेश की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए एवं टर्नओवर की सीमा 50 करोड़ रुपए कर दी गई, जबकि मध्यम उद्यम इकाइयों के लिए अब यह सीमा निवेश 50 करोड़ एवं टर्नओवर के लिए 250 करोड़ रुपए कर दिया गया था। अब इसके अंतर्गत आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि यह US डॉलर या
SWIFT प्रणाली के प्रयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव है। दूसरा आता है कि कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंतर्गत प्रोग्रामिंग प्रतिबंध जैसे कि इसके व्यय के समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है। तो उनमें से कौन सा सही है? तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन सी सही होगा कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा एक केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा नोटों का एक डिजिटल रूप होता है, जिसके अंतर्गत डिजिटल मुद्रा में भुगतान US डॉलर या स्विफ्ट प्रणाली का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, वित्त के संदर्भ में बीटा किसे निर्दिष्ट करता है? बीटा किसे निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन ए आता है अलग अलग प्लेटफॉर्मों से साथ साथ किसी परिसंपत्ति को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को। दूसरा ऑप्शन बी आता है कि किसी पोर्टफोलियो प्रबंधक की जोखिम और प्रतिफल के बीच संतुलन लांघने की निवेश कार्यनीति को। ऑप्शन सी कहता है कि एक प्रकार का व्यवस्थागत जोखिम जो वहां उत्पन्न होता है जहां पूर्ण प्रतिरक्षा संभव नहीं है। ऑप्शन डी आता है कि एक संख्यात्मक मान जो पूरे स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी स्टॉक के विचलनों को मापता है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन डी सही होगा। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि वित्त के संदर्भ में बीटा शब्द जो है एक ऐसी स्थिति से है कि यह शेयर बाजार के समग्र रूप से बढ़ने या घटने पर किसी व्यक्तिगत संपत्ति को उतार चढ़ाव को मापता है, इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप के कार्यक्रम मूलतः राष्ट्रीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय रूप से वंचितों को लघु ऋण प्रदान कर प्रारंभ किया गया था। दूसरा आता है कि किसी SHG में समूहों के सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायित्व लेते हैं जो ऋण कोई अकेला सदस्य लेता है। तीसरा आता है कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक SHG को समर्थन देते हैं। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन बी सही होगा क्योंकि केवल इसमें दो ही कथन सही है कि स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप लगभग 2 दशक की एक प्रसिद्ध अवधारणा बन गई है। देश के आर्थिक विकास की गति देने में स्वयं सहायता समूहों की अमितनीय भूमिका है और यह एक आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है। और बांग्लादेश में डॉक्टर महमूद यूनुस की द्वारा स्थापित स्वयं सहायता समूह की अवधारणा की उत्पत्ति का पता लगा सकते हो और भारत में बांग्लादेश के मॉडल को संशोधित रूप से अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 95 नंबर का, जिसमें कथन एक है कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्रक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित निरोधक वर्धक और पुनः स्थापित देखभाल के साथ मुख्यतः रोगनाशक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करती है। दूसरा कथन आता है आपका कि भारत में स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए विकेंद्रीकृत उपागम के अंतर्गत राज्य प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के लिए उत्तरदायी है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही होगा। तो इसके अंतर्गत जो आपका कथन है इसमें पहला तो आपका गलत है, दूसरा आपका कथन सही है, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है आपका क्वेश्चन कि सही पहला कथन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 के बारे में है, इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इसके अंतर्गत 97 नंबर का कि भारत के पहला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह एक दायित्व है कि वह राज्यों को आंतरिक असुरक्षा से बचाए। दूसरा आता है कि भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध से रखे जाने वाले किसी व्यक्ति को विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने से छूट प्रदान करता है। तीसरा आता है कि आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के समक्ष अभियुक्त स्वीकृति के साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो उपयुक्त कथनों में से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसके अंतर्गत आपके केवल दो ही कथन सही है। चलिए तो व्याख्या को देख लेते हैं कि अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होता है कि वह प्रत्येक राज्य को बाह्य आक्रमण और आंतरिक असुरक्षा से बचाए और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले। उदाहरण के तौर पर संविधान का अनुच्छेद के 22 के क्लॉज 1 में कानूनी परामर्श के अधिकारों को सुनिश्चित करता है, लेकिन अनुच्छेद 22 का क्लॉज 3 का सब क्लॉज बी निवारक निरोधक कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्तियों से यह अधिकार छीन लेता है। इन प्रावधानों के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने एक ही राय बनाम भारत संघ के मामले में यह फैसला सुनाया था कि बंदियों को सलाहकार बोर्ड की सुनवाई में कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं होता है और आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1987 और आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 जो क्रमशः टाडा और
पोटा के रूप में जाना जाता है, ने पुलिस अधिकारियों के समक्ष अभियुक्तों द्वारा दिए गए बयानों को स्वीकार करने का प्रावधान किया था। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में यह प्रावधान किया गया था कि पुलिस प्राधिकरण के समक्ष या पुलिस हिरासत के तहत की गई स्वीकारोक्ति अस्वीकार होगी। 98 नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दशकों में गृह कलह और खाद्य संकट से त्रस्त रहा है। हाल के पिछले दिनों में अति गंभीर दुर्भिक्ष के लिए समाचारों में था, तो ये आपका सोमालिया है। ऑप्शन डी होगा कि सोमालिया दशकों से गृह उद्योग खाद्य संकट से जूझ रहा है। हाल के पिछले दिनों में अति गंभीर और दुर्भिक्ष के लिए समाचारों में था तथा सोमालिया लंबे समय से एक सूखे, संघर्ष, विस्थापन व असुरक्षा से प्रभावित है, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों लोगों को गंभीर खाद्य असुरक्षा और कुपोषण का सामना करना पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि इस श्रृंखला का 99वां क्वेश्चन है कि पहला कि भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियां नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रमुख कुंजी है। दूसरा आता है कि जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए संग्रह शुल्क लगाने की शक्ति सहित पहुंच और लाभ सहभागिता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रकार है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसमें दोनों ही कथन आपके सही हैं कि भारत में जैव विविधता शासन भारत की जैव विविधता अधिनियम 2002 नागोया प्रोटोकॉल के निकटतम रूप से संबंधित है, जिसका उद्देश्य जैव विविधता अभिसमय के प्रावधानों को लागू करना है। नागोया प्रोटोकॉल ने आनुवंशिक संसाधनों में वाणिज्यिक एवं अनुसंधान के उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु सरकार के ऐसे संसाधनों का संरक्षण करने वाले समुदाय के साथ लागू अनुभव को साझा करने की मांग की हुई है, इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि आपकी इस श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन होगा कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि संसद के दोनों में से किसी एक सदन या राज्यों की विधानसभाओं में नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के लिए अर्ह है। दूसरा आता है कि निर्वाच्य विधानसभा सीटें जितनी अधिक होती हैं उस राज्य के प्रत्येक MLA के वोट का मान उतना ही अधिक होता है। तीसरा आता है कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक MLA के वोट का मान केरल के प्रत्येक MLA के वोट के मान से अधिक है। और चौथा आता है कि पुदुचेरी में प्रत्येक MLA के वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक MLA के वोट के मान से अधिक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुदुचेरी में कुल जनसंख्या का निर्वाच्य सीटों की कुल संख्या के अनुपात में अधिक होता है। तो इस संदर्भ में आपका ये क्वेश्चन है। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही है, तो आपका एक ही कथन सही है कि विधायकों के वोट का मान अलग अलग राज्यों के अलग अलग होगा, क्योंकि ऐसे प्रत्येक वोट का मान नीचे दर्ज बताई गई श्रृंखला के अंतर्गत दिया गया है, लेकिन सभी सांसदों के वोट का मान एक समान होता है, इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें पुदुचेरी का एक निर्वाचन क्षेत्र के संदर्भ में इसकी व्याख्या को दिया गया। यहाँ पर यह सेशन फिनिश होता है, मतलब कि 2023 का आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आपका 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि काफ़ी सारे स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। वीडियो को लाइक करें, जो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।